कला है वो पेशेंस है। नहीं, ये मानते हैं कि जो कलाकार हैं उनको गुस्सा नहीं आता। मेरा थोड़ा सा है कि कभी-कभी आता है, लेकिन कला जब से आई है कम हुआ है, हकीकत है। आपकी आज तक की सबसे फेवरेट पेंटिंग? देखो, एक आर्टिस्ट के लिए सभी पेंटिंग उसकी फेवरेट है। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। हाँ। इसमें क्या है, पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने थोड़ी वही हो गया कि भाई पड़ोस वाले का लड़का है वो गवर्नमेंट में चला गया, तेरे को भी जानना पड़ेगा। ये भी एक हिस्ट्री है, ऐसा नहीं। इसमें क्या है, बच्चा पढ़ेगा, इतिहास ही है ये भी। मोनालिसा की जो पेंटिंग है वर्ल्ड की सबसे फेमस और सबसे लग्जरियस पेंटिंग है। जी जी, तो कहता है ये दिन में एक बार हिलती है अपने आप। तो अपने वाले तो ये मानेंगे कि भाई ये कोई भूत प्रेत है, मोनालिसा वो खुद आ गई। उसकी कीमत अपने इंडियंस है ना कितने हैं, सब एक एक करोड़ रुपए देना एक बंदा, तभी वो खरीद नहीं पाएंगे अपन। मैंने फर्स्ट में बताया था अहमद हुसैन साहब है कि भाई उनके भी बचपन में माता जी की डेथ हो गई थी। मेरा भी सेम ही था, उसी टाइम मैंने पेंटिंग को स्टार्ट किया था। ये उनके लिए है जो यहाँ सोचते हैं कि पेंटिंग से क्या हो सकता है। जैसे दुबई की और इंडिया की स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आपने वहाँ पे डाइवर्सिटी देखा होगा। हाँ, है क्या, वहाँ टीचिंग का आप देखना 4 दिन पढ़ाना होता है, 3 दिन छुट्टी है। सोचो आप कि मैं ऐसे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो कहते हैं आर्टिस्ट की अलग ही दुनिया होती है, थोड़े संकी टाइप के हैं। संकी ऐसे नहीं चलते कि कोई मार दिया, वो नहीं। जैसे गोड साहब आए, जो सर हैं वो आए, आते ही उन्होंने तुरंत ये कहा, सर आपके कान बहुत सुंदर हैं। कान है, काट के उनके हाथ में दे दिया। अपने परिवार में एक इंसान जो सबसे इम्पोर्टेंट अपन मानते हैं माँ, यदि वो उस टाइम से अपने भगवान छीन ले, इस उससे बड़ा स्ट्रगल मैं नहीं मानता। खमागणी नमस्कार, सत श्री अकाल आप सभी को, राम राम सा दोस्तों। मैं आपका प्यारा दोस्त और होस्ट सुमित। आज का ये एपिसोड काफी इम्पैक्टफुल और नॉलेजेबल होने वाला है। आज का जो एपिसोड हम करने जा रहे हैं वो एक टीचर ही नहीं बल्कि वो इमेजिनेशन के आर्किटेक्ट है, जो कि कैनवास में केवल कलर ही नहीं सपने भी भरते हैं, जिन्होंने दुबई जैसी डेवलप सिटी में बच्चों को अपने ब्रश से नए रंग दिए हैं और उन्होंने उड़ान भी दी है उन बच्चों को। तो लीजिए आज मिलते हैं हमारे गेस्ट, जिनका नाम है मिस्टर मनीष ढाका जी। लेट्स वेलकम टू आवर गेस्ट। हाँ जी, नमस्ते, खमागणी, राम राम। मैं आपका अपना मनीष ढाका। सर आज के पॉडकास्ट शुरुआत करते हैं आज के पॉडकास्ट की। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता था, शुरुआत से मेरा एक सपना था, मैं खुद भी आर्किटेक्ट बनना चाहता था सर बचपन से। बचपन में हर बच्चों को शौक होता है कलरफुल पेंटिंग बनाने का, कलर देखने का। तो सर आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं भी एक आर्किटेक्ट बनना चाहता हूँ? इसमें मेरा फर्स्ट में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ था। तो क्या होता है, हर एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, होते हैं। तो पढ़ाई में क्या है, वहाँ जाने के बाद थोड़ा सा बचपना होता है, तो बचपने में थोड़ा सा क्या है, पढ़ाई में वीक हो गया मैं, शरारती है वो, थोड़ा उसमें चला गया मैं। तो उस टाइम बाद में जैसे 10th में गए तब थोड़ा फील हुआ कि यार कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। चलो पढ़ाई नहीं, लेकिन अदर एक्टिविटी अपन करें तो उसमें हो सकता है फ़ायदा हो जाए। देखो, वैसे तो अपने को खुद को पता नहीं लगता कि अपने में क्या टैलेंट है। जी सर। अपने गुरु है या कोई ना कोई जो अपने को निरीक्षण करता है, अपने को देखता है, वो अपने को बता पाते हैं। अपन तो क्या है, जैसे पढ़ाई भी करेंगे, खेल भी खेलेंगे, गाना भी गाएंगे, बजाएंगे। स्टार्टिंग में बचपन में जो जितने भी स्कूल हैं उनमें ये चीज़ें होती हैं। तो मैंने म्यूजिक में भी गया था, आर्ट में भी गया, गेम्स में भी गया, लेकिन एक ये था कि आर्ट में कुछ ज़्यादा ही मेरा इंटरेस्ट हुआ। तो मेरे शिक्षक हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने देख के मैंने कोई पेंटिंग बनाई तो उसको क्या है, ज़्यादा प्रोत्साहन उन्होंने दिया कि भाई ये बहुत अच्छा है, आपने बहुत बढ़िया बनाया है। बिल्कुल सर। तो वहीं से क्या अपने आप में होता है कि यार वास्तव में अपने इतना अच्छा किया तो क्यों नहीं इसमें थोड़ा आगे करें। थोड़ी सी क्या है, अपनी वो बोलते हैं ना कि वे बढ़ाई कर दी, तो वो चीज़ है। बिल्कुल। उसके बाद एक आर्टिकल देखा था मैं, अहमद हुसैन, उससे अच्छा। ज़्यादा वो हुआ क्योंकि मैंने वो आर्टिकल पढ़ा ना, तो उसमें ये लिखा हुआ था एक आर्टिस्ट है जो मतलब पेंटिंग बेच के इंडिया में फर्स्ट फेयर लग्जरी गाड़ी है वो वही लेके आए थे। और उनकी एक पेंटिंग की कीमत उन्होंने लगाई थी 50 लाख, इतनी कुछ थी उस वक्त। उस वक्त, और क्या 20 लग्जरियाँ गाड़ियाँ थी उनके पास में। क्या बात। तो ये चीज़ें क्या है, एक वही है, बचपन है तो अपने होता है कि यार वाह, मतलब पैसा भी आ रहा है, नाम भी है, नाम भी होता है इसमें, और अपनी जो इच्छा है वो भी पूरी हो रही है। इसी को देख के बाद में मैंने सोचा अपन क्यों ना पेंटिंग में चलते हैं अपन। अच्छा, बचपन में आपके काफी और भी सपने होंगे, तो उनमें से आपको और क्या क्या आपके सपने थे बचपन में इसके अलावा? मेरा सपना तो क्या आज भी, यानी वो डायरी मेरे पास रखी हुई है। मैं बचपन में क्या डायरी लिखता था। अपने बड़े भैया वो भी नवोदय में थे, उनको देख के उन्होंने कहा डायरी लिखनी चाहिए डेली, ताकि पता लगे
कि आज अपनी, तो मैं क्या कोई भी मिस्टेक यानी जो भी गलती की ना अपन ने, वो भी मैंने लिखी। तो उसमें डेली 2 लाइन वो लिखनी है कि भाई मैं आगे जाके बनूंगा क्या। तो एक तो मैंने सीआईडी का लिखा था। क्या बात। तो अच्छा, सीआईडी का आपने कैसे सोचा होगा? बस ये देखते थे उस टाइम तो, लेकिन वो सीआईडी का दिमाग आज भी थोड़ा मैं अच्छा, मार, सीआईडी में कौन सा किरदार आपको सबसे फेवरेट है? ये दया है अपने, वो थोड़ा सा है, बाकी तो सभी हैं उसमें। अच्छा अच्छा लेकिन सीआईडी का मेरा ये था कि अपन सीआईडी में जाएंगे। अच्छा। लेकिन सीआईडी में वो नहीं, मैं एज ए पेंटिंग का कुछ ज्यादा आता था उसमें। एक चीज अच्छा, नोट करना आप। वो जो स्केच बनाते थे सर उसमें। हाँ हाँ, वो और एक क्या पेंटिंग, एक कहीं ना कहीं वो रहस्य निकाल के उसमें कोई न कोई केस होता था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो इंटरेस्ट हो गया। और एक मैं लिखता था आर्टिस्ट, हम्म, लेकिन उस टाइम में लिखता था पेंटर। हम्म, अभी तो अपने क्या पेंटर किसको समझते हैं, जो वॉल पे जी जी पेंटिंग जी करते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल। नहीं, पेंटर है वो भी आर्टिस्ट ही है। ये 2 लिखे थे मैंने, तो जिसमें आर्टिस्ट का तो हो गया बिल्कुल लगभग। बिल्कुल। क्या बात। अच्छा, आपके मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बताया कि एक गुरु होता है सब चीज में, हर चीज का एक गुरु होता है। आप अपना आइडल किसको मानते थे बचपन से, और क्या आज भी आपके वो आइडल है या नहीं है? नहीं है, मेरे एम एफ हुसैन साहब है, जो मैंने बताया, जिनको देख के जिनकी न्यूज़ आर्टिकल उस टाइम उनकी डेथ हुई थी, उनको ही मानता हूँ मैं। बाकी अच्छा, सब है जिनसे जो कुछ सीखने को मिलता है ना, देखो डेली कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। बिल्कुल। जैसे कहीं अपन गए, किसी को देख लिया यार ये मतलब बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको भी अपन सोचते हैं कि ऐसा अपन करें, ट्राई करें, हो नहीं वो अलग चीज़ है। आपका फैमिली और फ्रेंड का एनवायरनमेंट कैसा था? आप उनके कुछ किस्से हमारे साथ में शेयर करना चाहेंगे? मेरी फैमिली है वो भी एज ए फ्रेंड जैसा ही है आज भी। पहले थोड़ा सा क्या स्ट्रगल वो चला था कि अच्छा बचपन में गांव में थे, लेकिन मैं क्या है, कोई मेरे को पूछता है कि भाई घर से बाहर कितना टाइम हो गया, मैं तो ये कहता हूँ कि भाई जितना यानी एज है ना उससे डबल ट्रिपल ये मानो घर से बाहर ही हूँ मैं तो। क्योंकि 4th क्लास में मैं सिक्कर आ गया था यहाँ हम्म, नवोदय की तैयारी करने के लिए, तब से लेके आज बाहर ही हूँ मैं। अच्छा। आपका घर कहाँ पर है? घर मेरा राजस्थान। फतेहपुर हिरना गांव में है। अच्छा अभी रहते हैं हम खुदन यहाँ सिक्कर पास में रहते हैं। तो उस टाइम थोड़ा फैमिली इश्यू है, लेकिन मैं हम जो 4 भाई बहन हैं वो आज भी एज ए फ्रेंड के हिसाब से रहते हैं। भाई ने मोटिवेट किया, जो सिस्टर उन्होंने किया, मेरे जो मामा ननियाल है उन्होंने, सब ने यानी एक मोटिवेशन दिया। सर, नाउ यू आर स्टेबल पर्सन, बट स्ट्रगल फेस की अगर बात करें तो आपने किस लेवल तक का स्ट्रगल फेस किया है? देखो मैं ये नहीं मानता कोई ज़्यादा कि सबके लाइफ में स्ट्रगल आता बिल्कुल है सर। जो, लेकिन वही है एक कि भाई अपने परिवार में एक इंसान जो सबसे इम्पोर्टेंट अपन मानते हैं माँ, यदि वो उस टाइम से अपने भगवान छीन ले, जी तो सर। उससे बड़ा स्ट्रगल मैं नहीं मानता। अच्छा, वो स्ट्रगल सबसे बड़ा था वो। बिल्कुल सर। इससे बड़ा मैं तो स्ट्रगल और क्या बताऊं, बगैर माँ के रहना इतना आसान है नहीं, चाहे कहीं रहो उसके बाद अपने को लोग कितना ही सपोर्ट करें कुछ भी करें, जी सर। लेकिन जो चीज़ की सबसे बड़ी कमी है ना वो हमेशा रहेगी। ये बिल्कुल सर, एक माँ की कमी तो हमेशा। बिल्कुल सर। सर, आज आपको कैसा लगता है जब आप अपनी पास्ट की मिस्टेक्स देखते हैं? आपने कुछ गलतियां भी की होगी पास्ट में, तो आप उन गलतियों पे थोड़ा सा हमें बताइए कि आपकी गलतियां क्या थी और आज आपको कैसा महसूस होता अब जो लोग मेरे को जानते है? जी हैं, सर। यानी आज से जो जानते, पीछे नहीं, वो तो ये मानेंगे नहीं जो मैं बताऊंगा। हाँ। क्योंकि मेरे को एक उपाधि भी मिली थी आतंकवादी की। ये क्या बात हुई सर? यानी आतंकवादी वैसे नहीं, गुरु का कोई कहने का मतलब वो नहीं कि एक अपन कोई वैसे आतंकवादी, लेकिन हाँ। एक बोलते हैं ना यार ये तो आतंकवादी टाइप का, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वो था, शरारती, खुराफाती माइंड का था। किसी टीचर ने कुछ कह दिया तो मैं सुनता नहीं था। अच्छा। यानी एक वो बदले की भावना जो नहीं होनी चाहिए थी, अच्छा। वो ये हुआ था कि स्कूल में यानी जितने भी कुछ अपन बोलते हैं कांड करना, मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई ये कर दिया आज स्कूल में, इस टीचर के सामने बोल गया, या कुछ भी, ये मानो टीचर की मैं सुनता ही नहीं था कभी भी। अच्छा अच्छा। ठीक है। और मैं यहाँ क्या बताऊँ कि कई लोग हैं उसको मतलब ये भी हो सकता है सीखना नहीं है उससे, यानी नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव लेना। मैं बताना चाहूँगा जो यदि मेरे स्टूडेंट भी सुने ना, हाँ। मैंने पेपर भी उठाए हैं, ठीक है, नवोदय से 2 बार भाग के भी आया हूँ, हाथ क्या नहीं बात। आया कभी भी मैं। एक ये था कि भी नवोदय से क्या निकलते ही किसी को पकड़ लेते थे, लेकिन मैं नहीं आया। इसलिए कहते थे, एक टीचर मेरे यहाँ नवोदय में आए थे पाटन, तो मेरे भाई साहब क्या खुश होके गए कि अपने भाई है उनकी मैं पूछता हूँ कैसे हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप वहाँ से आए हो, तो मेरा भाई है, बोले क्या नाम है, बोले मनीष नाम है। बोले यार उसकी बात मत करो, वो एक आतंकवादी टाइप का है। ये हुआ था। अच्छा अच्छा। अच्छा, कोई मूवमेंट बताइए कि आप उसको अभी भी याद करते हो कि वो गलती आज के बाद में कभी नहीं दोहराई आप? मेरी लास्ट गलती हुई थी जो मैंने एग्जाम में पेपर उठाए थे ना,
अच्छा। और टीचर के सामने क्या बोला क्या था। सीन था सर, वो क्या सीन था थोड़ा सा? हम 9 लोग थे जिसको स्कूल में नवरत्न बोलते थे हमारे को, यानी हर एक कोई भी मिस्टेक होती थी ना। नीचे से नवरत्न सर। हाँ, हाँ। तो ये कहते थे वो नवरत्न कहाँ है। उस दिन हमने वही है, देखो सीधी सी बात है, बच्चा वो बच्चा रहेगा, जैसे बोलते हैं ना बाप तो बाप रहता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारे गुरु थे वो गुरु हैं। हम पेपर उठा के एक बादशाह हो गए कि भाई अपने को कौन पकड़ेगा। हम स्कूल से हॉस्टल में चले गए, नवोदय के ऊपर बैठ के पेपर सोल्व कर रहे थे। जैसे पता लगा कि भाई हाँ पेपर गायब है यहाँ से, निकले हुए हैं, तो फर्स्ट में आते हुए उन्होंने क्लास चेक की, अटेंडेंस ली, पता लग गया ये 9 बच्चे गायब हैं। तो वो डायरेक्ट हॉस्टल की तरफ आए कि वहाँ हो सकते हैं, छत पे गए, वहाँ पकड़े गए। उस दिन क्या है, सभी बच्चों को वहाँ बैठाया। फिर ये हुआ कि भाई आप जैसे पुलिस केस है वो बनाएंगे। तो मेरे दिमाग में आया कि आज यदि जो अपने टीचर हैं इन्होंने यदि अपने को माफ़ी दे दी, बख्श दिया, तो आज के बाद अपन कोई गलती नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपकी उम्र उस वक्त आपने बताया कि शायद 40 उम्र थी। हम्म। कौन सी क्लास की बात है सर ये? ये 9th की है, लेकिन 9th में भी बोर्ड होता था उस टाइम, तो एज ए मानो बोर्ड के पेपर थे वो। सीबीएसई 9th और 10th दोनों एज ए बोर्ड ही थी वो। अच्छा, बोर्ड। बोर्ड के पेपर आपने? हाँ जी। तो उस दिन ये सोचा कि आज यदि अपने को माफ़ी दे देंगे ना सर, अच्छा अच्छा। तो उसके बाद कभी नहीं करेंगे। क्योंकि एक होता है कि भाई टीचर है कि भाई टीचर भी सोचते हैं कि भाई इनका भविष्य है वो ख़राब हो जाएगा। उस दिन उन्होंने हमें माफ़ी दे दी। उसके बाद मेरी कोई गलती नहीं आई। उसके बाद वही है, जो मेरी पेंटिंग के जो टीचर हैं उनके सानिध्य में मैं चला गया। तो ये सोचने लग गए कि भाई जो अपने गुरु है ना, मैं ये मानता हूँ यदि वो किसी बच्चे, कितना भी मतलब बदमाश शरारती हुए बच्चा है ना, उस पे अपन ने विश्वास किया है ना, विश्वास कर दिया कि तुम कर सकते हो ये काम, तुम करोगे, तो बच्चा है वो अपने आप ही सुधार कर लेगा। एक बार मौका देना चाहिए। तो मेरे जो गुरु है पेंटिंग के, उन्होंने मौका दिया। तो मेरे ये हो गया कि सर ने यदि मेरे पे विश्वास किया है तो कोई शिकायत नहीं जानी चाहिए। घर वालों के पास चली जाए लेकिन मेरे टीचर के पास नहीं जाए। क्या बात। सर, आपकी लाइफ का आज तक का सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा, जिसको आपको लगता है कि ये चैलेंज मेरे लिए सबसे मुश्किल था आज तक? ऐसा मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया, क्योंकि भगवान की दया से, सबके आशीर्वाद से मैं जो सोचता हूँ ना वो काम होते गए हैं। जी। मेन चैलेंज ऐसा नहीं हुआ कहीं अपन फंस गए वहां से निकलने का, ऐसा कभी हुआ नहीं। वही है कि स्ट्रगल बचपन में जो इतना स्ट्रगल हो गया, तो उससे बड़ा कोई चैलेंज नहीं था जो मैंने कहा। चैलेंज यही है कि भाई अपन बड़े हो गए, वहां से निकल गए बगैर माँ के, पिताजी का भी मतलब साथ कम था, तो वहां से यदि अपन निकल गए वो सबसे बड़ा चैलेंज था। बाकी ऐसा नहीं कि भाई अपन कहीं फंस गए और है, वो नहीं था। सर, आप जिस रास्ते पे आज आप है, लाइफ का ऐसा कौन सा मोमेंट आपका रहा जिसने आपको इस रास्ते की तरफ मोड़ दिया हो? वो मोमेंट आप बताना चाहेंगे कि एक पल आया होगा जिंदगी में कि हाँ, कि अब यही है आज से मेरी एक डायरेक्शन? जब 12th क्लास में मैं था, जी सर। तो अभी चैलेंज की आपने बात की थी, वो हाँ जी। टॉपिक तो चला गया, लेकिन अब ये है कि भी हर बच्चे के वो होता है कि यार एक बार 12th पास कर लें जो वीक में है, तो वो चैलेंज ही है वैसे तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे भी ये था 12th पास कर लें अपन कैसे न कैसे। तो 12th पास हो तो गई, लेकिन इंग्लिश फेल हुआ मैं। इंग्लिश में फेल हुआ मैं, एक ही बंदा था मेरे बैच में जो फेल हुआ, वो भी इंग्लिश में। तो मैंने घर वालों को नहीं बताया, वो चुपचाप जाके वो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम दी, उसमें पास हो गया। उसके बाद मैंने सोचा कि भाई अब घर वालों को अपन ने नहीं बताया, और अब अपन ये करते हैं कि भाई इसको कंटिन्यू आगे करेंगे, इस फील्ड में पेंटिंग में करेंगे। कि अब अपन ने पढ़ाई का तो अपना देख लिया कि भाई अपना क्या है, कि अपन 12th पास ही नहीं कर पाए। बाकी परसेंटेज अच्छे थे लेकिन इंग्लिश में नहीं था मेरा। तो मेरी ननियाल वाले जो हैं उन्होंने सोचा कि भाई सब सोचते हैं कि भाई जल्दी जॉब लग जाए। मेरा, उन्होंने क्या किया है, जो स्पेशल एजुकेशन होती है, जो बच्चे बोल नहीं पाते, मूक बधिर बच्चे होते हैं, सुन नहीं बिल्कुल सर। पाते, तो एक स्पेशल एजुकेशन होती है, उसमें एडमिशन करवाया। उनकी सोच सही थी कि भाई जल्दी जॉब लगना है क्योंकि घर को भी संभालना है। हम्म। हम 2 भाई हैं, दोनों को, दोनों पे ये था उनका कि जल्दी लगे, लेकिन मेरा ये था, मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। 3 महीने गया, लेकिन दिमाग में ये था यार मैंने इतनी मेहनत की, नवोदय में अपना जो नाम हुआ था, अपनी पहचान बनी किससे, पेंटिंग से। और अपन इंग्लिश में फेल हो गए हैं, ये घर वालों को पता नहीं, और यहाँ पूरा इंग्लिश में है, अपन नहीं कर पाएंगे, अपने को वापस उसी में चलना चाहिए। अपन एक बार छोड़ेंगे, घर वाले हैं उनको बुरा लगेगा, लगने दे कोई ना। मैं छोड़ के आ गया। फिर मैंने उसी साल में
स्कूल ज्वाइन की, खुद पढ़ाया, और मैंने इस पेंटिंग में एडमिशन ली कॉलेज में, और इसको वापस कंटिन्यू किया मैंने। तब आ- से लेके मैंने सोच लिया कि करना जो है इसमें करना है, पेंटिंग में। सर कॉलेज की बात कही तो आप, वैसे आपके घर वाले चाहते थे कि आप 12th के बाद में जॉब लग जाए, फिर आपने कॉलेज का ठाना, तो आपने कॉलेज कहाँ से करी सर? मैंने बीकानेर से की। डिग्री सर यही थी आर्ट की? आर्ट की एक प्रोफेशनल डिग्री होती है जो अपने यहाँ नहीं है, या तो जयपुर में या बीकानेर में है। अच्छा। इसके लिए भी मैं मुंबई भी गया था, वहाँ पे भी, लेकिन वही है, उस टाइम में मुंबई में रहना का बहुत महंगा रहता है अपने लिए, अपन नहीं कर पाते इतना। अफोर्ड नहीं होता सर? हाँ, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मैंने एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो ये हॉस्टल नहीं मिलते, तो वहाँ रहने करने का बहुत महंगा है। तो फिर यहाँ मैंने कॉलेज किया। सर दुबई जाने का आपका प्लान कैसे बना? क्योंकि देखिए अगर कोई नया बंदा वहाँ पे जाता है तो पहली बात तो डर होता है कि नई कंट्री में जा रहे हैं, नई जगह रहने जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ फियर होता है मन में। आपने इस चीज़ को कैसे पास किया? आप दुबई जाने का आपका विचार कैसे आया और इस पे आपने कैसे सक्सेस? सबका अलग अलग मतलब सोच होती है। मेरी ये है कि अपन जो प्लानिंग करते हैं ना, वो काम कभी नहीं होती। जो अच्छा। अपन पहले सोचते हैं ना, मैं ऐसे करूँगा वो करूँगा, वो चीज़ें ये मैंने ये नोटिस चीज़ किया तो है कि वो कभी नहीं होती। बिल्कुल। और जो अचानक होता है ना, वो हो ही जाता है। बिल्कुल सर। मेरा ये था बाहर जाना अपने को। हुँ। ये मेरी पहले भी सोच थी कि भी, क्योंकि यहाँ देखा है पेंटिंग का इतना है नहीं। अच्छा। अपने यहाँ राजस्थान में, यहाँ सीकर में पेंटिंग का इतना नहीं है। जो सिंगर है उनका फिर भी थोड़ा स्कोप है, पेंटिंग वाले का इतना नहीं। तो मेरे ये था एक बार अपन जाएंगे, जाके आएंगे वहाँ से, कुछ ना कुछ सीख के आएंगे, और नहीं तो ये अपनी 2 महीने की छुट्टियां होती है स्कूल की, उस टाइम मैंने सोचा कि भी अपनी विजिट पे चलते हैं, क्योंकि एजेंट के चक्कर में इनमें जाना रिस्क है। दूसरी बात, स्कूलों में कभी एजेंट अपने को जॉब नहीं दिलवाएंगे। डेफ़िनेटली सर। अपने लोग जो भी हैं वो परेशान होते हैं, बिल्कुल सर। एजेंट के चक्कर में आते हैं, हुँ। फिर और ज़्यादा परेशान, क्यों वहाँ लगभग धोखा ही मिलता है लगभग। तो मैंने सोचा विजिट में जाएंगे, और ये सही है, नया बंदा यदि जयपुर भी जाएगा हुँ। तो मुश्किल तो है ही। वो तो मुश्किल है सर। दुबई है, पूरी मतलब कंट्री चेंज हो गई वो अच्छा तो तो। आप वहाँ पे विज़िट के वीज़ा पे गए हैं? विजिट पे गया, और फिर ये जहाँ जहाँ वैकेंसी थी चेक की, और उस वैकेंसी में मैंने अप्लाई किया। अच्छा। तो अपने कई पूछते हैं यार हमें जॉब बताओ, जॉब बता देंगे, लेकिन वहाँ क्या, ये बताओ, वहाँ लोग पहले से हैं, तो वो जो स्कूल है या कंपनी है, हाँ तो वो सर। जॉब किन को देगी? जो लोग वहाँ हैं उनको तो देगी। उनको ही देंगे सर। यहाँ से इंडिया से क्यों बुलाएंगे वो? हुँ। तो इसलिए मैं है कि भी विजिट पे जाओ, थोड़ा रिस्क उठाना पड़ेगा, नई जगह है, बहुत मतलब कई समस्या उनकी सामना भी होगा। सर ये तो आपने कुछ आइडिया लगा लिया नया, पर इसके बारे में आपको क्या पता था कि वहाँ पे जॉब मिल ही जाएगी? घर वालों को आप क्या बोल के गए थे कि जॉब लेने जा रहे हो या फिर घूमने जा रहा हूँ? नहीं, घूमने का ही था। अच्छा। मेरा ये था कि भी चलो जॉब मिलती है तो ठीक है, नहीं अपने घूम के आएंगे। और एक जो वहाँ के दुबई आर्ट कल्चर के डायरेक्टर थे, अच्छा, अच्छा। अब्दुल खलील सर हैं, उनसे मेरी इंस्टा पे ही मुलाकात हुई। उन्होंने रिप्लाई भी किया है, थोड़ा लेट किया, हाँ। लेकिन ये मेरी किस्मत ठीक थी कि वहाँ जाने के बाद उन्होंने रिप्लाई कर दिया। उनसे मैं मिला। हुँ। तो एक ये होता है कि वहीं यूएई के लोकल हैं, हुँ। गवर्नमेंट में हैं, दूसरा हमारे डिपार्टमेंट में, उनसे मैं मिला। बहुत अच्छे, मतलब इतने बड़ी पोस्ट पे होके हुँ। एकदम सिंपल, बाहर कैफे में बैठ के उनके साथ नाश्ता करना, हुँ। फोटो भी अपनी बाल्मीकि रामायण के साथ फोटो लेना, कोई धर्म का वो नहीं था बिल्कुल ना। स नो, नो, नो। आज भी वो फोटो मैंने डाल रखी है, बिल्कुल उन्होंने सर। लिख के भी दिया उसमें, अपनी पूरी रामायण है उसका। उन्होंने पूछा कि भाई जैसे वो एक नो यानी गणेश जी है वो कौन हुँ। है, हुँ। शिव जी कौन है, राम का हमने सुना है, यानी पूरी उन्होंने डिटेल ली। सर वो क्यूरियस थे इस चीज़ को जानने के लिए? और उसके साथ में फोटो भी लिए, तो वो चीज़ें क्या है, मेरे थोड़ा प्लस पॉइंट हो गया। अच्छा। तो मेरे स्कूलों में जब वो रेज्यूमे गया, तो वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया वो। सर एक चीज़ आपने बताई था आप इंग्लिश में थोड़ा वीक थे, तो आपने उनसे कन्वर्सेशन में क्या मुश्किल आई होगी उस वक़्त? क्योंकि आपके लिए वो जो फ़ेज़ था, वो जो वक़्त था, आपको पता था ये वक़्त मेरे लिए ज़िंदगी बदलने वाला आगे। क्योंकि अगर वो बातचीत नहीं होती तो शायद आप आज दुबई में नहीं होते। देखो, सीधा सा है कि भाई मोबाइल में अपन लिख के भेज सकते हैं, हाँ। चाहे कोई कहीं का भी हो, लेकिन बिल्कुल बोलने सर। में दिक्कत होती है। बिल्कुल लेकिन सर। फिर भी क्या है, वो समझने, यानी इतने वो थे जो मैं बोलना चाह रहा था, हुँ। वो समझ रहे थे। अच्छा। कुछ वो है बीच में अपन टूटी फूटी जो बोलते हैं ना, इतना हाँ। नहीं कि एकदम स्पीड से, लेकिन वो समझ गए थे लगभग। सर एग्ज़ैक्टली क्या मूवमेंट था वो बताइए सर उस वक़्त क्या हो रहा था?
अब उसका तो ये है कि भाई हम वहाँ गए, एंटर होते ही पहले वो कॉल पे लगे हुए थे। अच्छा। देखते ही वो पहचान गए, यानी कि हाँ मनीष आए हैं। तो हम बैठ गए, तुरंत वो फ्री होके फिर वो अपने केबिन में लेके गए। अच्छा। तो उनको मैंने अपनी प्रोफाइल वो दिखाई, तो उन्होंने पूरा डिटेल अपने, क्या होता है कि कोई भी जैसे बड़े पॉलिटिशियन हैं या ऑफिसर हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, किसी को अपने को दिखाया, फर्स्ट पेज देखेंगे और लास्ट लास्ट पेज पेज। देखेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, पूरी तो मेरी फाइल देखी, पूरी वो वाल्मीकि रामायण देखी। तो वहीं मेरे ये हो गया कि यार अपने मतलब अब आना तो दुबई है अपने को, उनका वो चीज़ें देख के कि भी चलो ठीक है। लेकिन मेरा ये था कि घूम के आएंगे करेंगे, लेकिन उन वो एक कह रहा हूँ ना कि भी वो हो गए उनसे मिलना, और वहाँ से मतलब ये हो गया कि दुबई आना है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। क्या बात। लोग अपने भी अच्छे हैं लेकिन सब जगह नहीं है ऐसे। सर वहाँ पे आप जैसे बच्चों को पढ़ाते थे, आपने स्कूल ज्वाइन कर ली थी थोड़े दिन के बाद में, फिर जब आपने घर पे आके बताया तो फैमिली का क्या रिएक्शन था सर? मैं यहाँ पहुँचने के बाद मेरा आया, मेरा ये हो गया कि अब 18-20 दिन हो गए, हम्म। जॉब मिलनी होगी तो ठीक है, वहीं से देख ले। मैं सिस्टम समझ गया हम्म। कि अपन ने अप्लाई कर दिया, हम्म। अब जॉब मिलनी होगी तो इंडिया से भी मिल जाएगी। अच्छा। तो क्या लगभग होता नहीं कि भी ऑनलाइन इंटरव्यू ले, लेकिन वो है थोड़ी सी किस्मत। देखो मैं किस्मत को मानता हूँ कि मेहनत सब करते हैं। मैं यहाँ पहुँचा, घर वालों को मैंने नहीं बताया था कि भी ऐसे कोई है। अच्छा। अच्छा। उनको तो ये कहा कि भी जॉब का अप्लाई किया, लग जाएगी तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम है। तो मैं क्या, ईमेल एक दिन चेक की मैंने, तो एक स्कूल का आया हुआ था, तो मैंने उनको कहा कि भाई मैं तो वापस इंडिया आ गया। तो उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन ने रखा। लेकिन उनका ये था कि भाई आपको यहाँ पे भी आना पड़ेगा वापस, तो वापस भी मैं विजिट पे गया था। अच्छा। अब अपने वाले को किसी को बताएं विजिट पे आओ, तो वो कहे यार विजिट पे आऊँ, मेरे को जॉब मिले कि नहीं मिले, रिस्क उठानी पड़ेगी। मैंने भी उठाई है, फर्स्ट टाइम भी उठाई थी, सेकंड टाइम में भी मैं इंटरव्यू यहाँ से तो चलो क्लियर हो गया, लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने कहा 2 महीने यहाँ होता है वहाँ का प्रोविजनल पीरियड, 2 मंथ का होता है, लेकिन उन्होंने यानी 3 मंथ का भी कर सकते हैं, 4 का भी है, उन्होंने 3 मंथ का किया, उन्होंने 3 महीने का। तो 3 महीने वो देखते हैं कि भाई ये बंदा पढ़ा पाएगा, यहाँ सेटल हो पाएगा कि नहीं, उसके बाद वो वहाँ की आईडी देते हैं। सर मुश्किलें क्या आई थी आपको वहाँ पे बच्चों के साथ में डील करने में? मुश्किल ये मानो, मैं तो 1-2 दिन में ये सोचने लगा है वापस इंडिया चलें तो क्या ठीक है। सर, ऐसा क्या देख लिया आपने आप? देखो बच्चे वो भी बच्चे हैं, बिल्कुल। उनका ये नहीं कोई बुराई कर रहा हूँ, बच्चे वो भी बच्चे हैं, लेकिन वो क्या फ्रीडम में है, वो सुनते नहीं है वो बच्चे। जी सर। लेकिन वो नहीं टीचर की इंसल्ट नहीं करते, लेकिन वो ये है कि भी पता है अपने को यहाँ कोई डांट नहीं पड़ने वाली, यहाँ कोई अपने को मारने वाला नहीं है। तो वो बच्चे थोड़ा सा खुल के जीतते हैं वहाँ पे एकदम, यानी वो पूरे टाइम हो अल्लाह करना उनको बस वही है। मैं तो ये मानता हूँ कि वहाँ जो टीचर पढ़ा के आ गए हैं ना, वो टीचर यानी उसमें पेशेंस आ गया। अपने तो क्या थोड़ा सा बच्चे ने कुछ किया उसको मार दिया, वो सिस्टम नहीं है वहाँ पे। सर दुबई के बच्चों को ड्राइंग सिखाना और यहाँ के बच्चों को सिखाने में क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलरिटी थी? जो वो सीखने वाला बच्चा है वो सेम है, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। ये चीज़ मैंने देखी है, जिसकी यदि इच्छा है ना, जी सर। वो तो वहाँ का जो बच्चा है ना वो भी सीखेगा, चला के आएगा। बिल्कुल सर। यहाँ के बच्चे का थोड़ा सा ये है, अपने को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ेगा, और है यानी वो एक थोड़ी शंका रहती है अपने बच्चों में बोलने में। वहाँ के बच्चे शर्माते नहीं है, वो खुद चला के भी पूछ लेंगे। स्कूल भी एक दिन यदि टीचर नहीं आए ना, सर आप कल क्यों नहीं आए, आपका मतलब क्लास थी आप आए नहीं, अपने बच्चे इतनी हिम्मत नहीं करते वो। तो जो नहीं सीखने वाले हैं वो नहीं सीखेंगे, उनमें थोड़ा सा अलग है। अपने बच्चों को तो अपन डांट पीट कैसे भी करके थोड़ा सिखा देते हैं। सर वो पीटने वाली बात थी कि यहाँ के बच्चों को अपन थोड़ा बहुत परमिशन हो गई, वैसे यहाँ पे भी आजकल बंद कर दिया नहीं गवर्नमेंट ने। आजकल तो नहीं है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया सर पीटने वेटने के बच्चा को। वहाँ वहाँ पे सर वहाँ तो कह रहे हैं उन्हें डांट भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते। बच्चा है बस, इसने जो कर दिया वो ठीक है। सर कुछ तो बच्चे इरिटेटिंग मिलते ही हैं सर। वहाँ ज़्यादा है। तो सर हैंडल कैसे करते सर उनको? अब वो है सबका टीचर के अलग अलग टेक्निक होती है, हमारा सब्जेक्ट ही ऐसा है, आर्ट है। अब मैं तो ये मानता हूँ कि भाई यहाँ जैसे बच्चे टीचर वो खुद समझ जाते हैं कि यहाँ बच्चे कैसे रुकेंगे, थोड़ा एकदम स्ट्रांग बन के हैं, ठीक है।
वहाँ के बच्चे पे एक बार अपन स्ट्रांग बन गए हम्म। तो उस टीचर को पसंद नहीं करेंगे, तो उसको अपन प्यार से हैं, उनकी थोड़ी बातें अपन मान ले। मैंने क्या 5-6 महीने में समझ गए कि ये बच्चे कैसे हैं। इनको अपन क्या, इनकी बातें सुनेंगे, इनका थोड़ा कहना मानेंगे, ठीक है, तो ये अपना कहना मानेंगे, अपनी सुनेंगे, वो चीज़ें समझ गया मैं। तो आज कोई इतनी मुश्किल नहीं है मेरे। सर ऐसा पूछना था कि अगर दुबई की बात करें, वहाँ पे आर्ट को कितना सीरियसली लिया जाता है और यहाँ पे क्या मोटिव है उस चीज़ का? कितना फ़र्क है यहाँ पे और वहाँ पे? यहाँ पे लगभग 50% यानी ज़्यादा वही है अपने। अच्छा। ऐसे, क्योंकि वहाँ हर चीज़ को महत्व देते हैं। अपने क्या है, ये मैं पेरेंट्स एक की कोई गलती नहीं बताऊंगा, सबकी एक इन्वायरमेंट ही ऐसा है, जी सर। सबके दिमाग में ये है पेंटिंग में जाके करेगा क्या, हुँ, वो सही है। हुँ, क्योंकि कोई अड़ो यानी जो अपन बोलते हैं पड़ोस में है, हुँ, कोई बंदा अभी गया नहीं किसी मतलब पेंटिंग में जाके महीने के लाख रुपए लेके नहीं आया। हुँ, इसलिए पेरेंट्स सब को ये नहीं पता कि भाई इस पेंटिंग में है क्या। अब मैं जाऊंगा, हुँ। ठीक है, तो मेरे परिवार में अब पता लगा कि पेंटिंग में भी स्कोप है कुछ सर। है। हुँ, लेकिन वहाँ क्या है, वहाँ पेंटिंग को एज ए सब्जेक्ट ही देखते हैं, अच्छा। म्यूजिक को एज ए सब्जेक्ट देखते हैं। यदि किसी बच्चे की पेंटिंग है ना, तो वहाँ पता लग गया अपने बच्चे को पेंटिंग आती है, तो उसके माता पिता है ना अलग से उसके लिए टीचर रखवा देंगे। बराबर महत्व है, जैसे मैथ को है उतनी पेंटिंग को है, उतनी म्यूजिक को है, बराबर है वहाँ हर चीज़। और सर यहाँ पे? यहाँ पे मैंने बताया नहीं है वहाँ। यहाँ तो अपने पेंटिंग करेंगे तो मारवाड़ी में बोलते हैं के मांडना मांडे, हुँ, के करे है। म्यूजिक करेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये क्या ढोल बजा रहा है, के ढोल बजा के पेटी बाजा बजा है, तो वो सिस्टम है। जबकि इनमें भी बहुत स्कोप है, मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ा वही है कि मैंने बताया नहीं, यहाँ के लोगों को वो नहीं दिखा कि भाई इसमें सक्सेस किसको मिली है, हुँ। तो उसके लिए एग्जाम्पल होना चाहिए उनके सामने। सर यहाँ के कल्चर की बात करें तो ज़्यादातर ऐसे लोग ये सोचते हैं भाई सरकारी नौकरी लग जाए बस काम हो गया। और भी सबसे बहुत। बड़ा अचीवमेंट ये मानते हैं अपने हुँ, कि गवर्नमेंट जॉब है हुँ। तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल चीज़ सर। हो रखी है अभी, यानी गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। मैं ये मानता हूँ चलो गवर्नमेंट जॉब अच्छी है, ये भी नहीं कि भी बुरी है, कि भी चलो ठीक है लाइफ है वो भी सिक्योर हो रही है, लेकिन ये बताओ कितने लोग उसमें लगेंगे। अभी मैं कह दूं कि भी मैं खुद गवर्नमेंट की यदि एग्ज़ाम दूं ना, तो उसमें भी बहुत ये कंपटीशन है, हुँ। नहीं लग पाएंगे, इतना आसान नहीं है गवर्नमेंट भी। तो मैं ये कहता हूँ जिसमें जो कला है ना, या जिसमें जिसकी रुचि है, चाहे वो कोई हो गेम हो या बिजनेस हो, तो हुँ। बच्चे को उसमें जाने दो एक बार। सर जैसे इंडिया की बात करते हैं तो एक स्किल और एक डिग्री का एक फाइट चल रही है सर यहाँ पे, कि किसी के पास स्किल है या किसी के पास डिग्री है। यहाँ पे केवल और केवल ज़्यादातर डिग्री देखी जाती है सर, स्किल मैटर ही नहीं कर रहा आजकल। और वहाँ पे दुबई में क्या सीन है सर इस चीज़ का? देखो वहाँ दुबई में जहाँ तक मैंने नोटिस किया है, जी सर। हो सकता है मैं नोटिस गलत हो, लेकिन लगभग मैंने ये देखा है जिसमें स्किल है उसको महत्व मिलता है। डिग्री तो है ही है, लेकिन स्किल जिसमें है ना, वो आप बंदा वहाँ आगे बढ़ेगा, उसको ही आगे लेके आएंगे। जी सर। काम की वैल्यू है वहाँ। एक आप सर, अभी सर आपने देखा होगा कि दिल्ली की एक लड़की थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की, हम्म। तो वो एक इंस्टा पे रील डाली थी, उसने वो शो करी थी कि मेरे पास में इतनी मैंने इंटर्नशिप की है, इतनी जगह मैंने अपने टैलेंट दिखाया है, स्किल दिखाई है, मेरे पास में डिग्री इतनी सारी है। हाँ वो पर रिजेक्ट हुए थे स्किल की वजह से। बट सर उसका कोई, वो बोलती है देखो मैं टॉपर हूँ, हम्म। मैं एक अपने जो सेमेस्टर के टॉपर हूँ, पर मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ तो स्किल भी उतना है, यानी महत्व है। अब ज़्यादा मेरे को ये लगता है कि स्किल है ना, उसका ज़्यादा महत्व है। बिल्कुल। डिग्री तो करने को अपन घर पे बैठ के भी कर लेंगे, करते हैं, इसमें कोई वो भी नहीं है, लेकिन काम आना चाहिए। स्किल यानी अलग अलग होना चाहिए, चाहे वो जो अपने डिग्री कर ली ना उसके अलावा भी कुछ होना चाहिए अपने पास। बिल्कुल सर। एक सर अब जैसे आप आर्ट की बात करें, अब जैसे अब आर्ट के टीचर होकर के आपको कब ऐसा लगा कि आपको सबसे ज्यादा संतोष मिला, आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड कब हुए सर? फर्स्ट टाइम अपने यही है कि भाई आर्ट टीचर को थोड़ा ये है कि भाई यार ये सब्जेक्ट टीचर नहीं है, मैथ का और आर्ट का लेवल अपने यहाँ कंपेयर करते हैं कि यार ये तो मैथ का है, आर्ट का इतना मतलब हल्के में लेते हैं उस चीज़ को। जी सर। ठीक है, मेरा ये था कि अपने जो सब्जेक्ट है आर्ट, जी। इसको भी थोड़ा हाई लेवल में देखें। तो मैंने क्या है, जो जिस स्कूल में मैंने जॉब स्टार्ट की थी एलपीएस में, वहाँ बच्चों को बाहर भेजना स्टार्ट किया, यानी कंपटीशन में। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स है उन्होंने कहा कि भाई ये
सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं वो पढ़ाई में ही जाने चाहिए। लेकिन जैसे ही एक दो बच्चे मेडल लेके आए, तो वही अपने तो यहाँ क्या है, होड़ वाला काम है, एक को देखा, बाद में कहा नहीं ये बच्चे लेके आए, हमारे बच्चों को भी आगे भेजो। ऐसे करके क्या कम से कम एक साल में 20 या 30 बच्चे हैं जो नेशनल में मेडल लेके आए। नेक्स्ट ईयर में क्या हुआ, एक दो बच्चे अपने राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने का मौका मिल गया। तो ये बताओ मेरे को कि भी मैथ में और हिंदी में स्टूडेंट लाइफ में ऐसे कौन है जो भाई अपने सब्जेक्ट को लेके वहाँ तक पहुँच जाए। क्या बात है। लेकिन पेंटिंग है, म्यूजिक है, यानी कोई कला है ना अपने में, तो अपन वहाँ पहुँच सकते हैं, आसानी है। आज मैं यदि किसी से मिलना चाहूँ तो मेरे पास जरिया है मिलने को। लेकिन पढ़ाई में होता ना मैं, तो इतना आसान नहीं था। पढ़ाई भी कम नहीं है, पढ़ाई भी मतलब आगे तो बहुत आगे तक पहुंचा सकती है, लेकिन एक कला है, किसी में स्किल है, तो बहुत आसान है। जी सर, ऐसे लोग जो इस फील्ड को ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि इस फील्ड में कोई स्कोप नहीं है, कुछ नहीं है, ये बात उनको सुननी चाहिए कि हाँ वाकई में इस फील्ड में भी बहुत स्कोप है और आगे जाकर के आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो जब वो बच्चे वहाँ गए ना, तब मेरे को लगा कि आज अपनी जो आर्ट है वो सफल है। यानी अपने जो पढ़ाए हुए बच्चे अपने से आगे निकलें, वो सफल है फिर वो। अपने देश के उस वक्त राष्ट्रपति कौन थे सर? अपने उस टाइम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंह जी थे। जी। तो उन्होंने क्या लेटर भेजा भी था, अपने स्कूल में आज भी लगा रखा है, सिग्नेचर भी थे। क्या तो बात। ये अपने आप में एक वही है कि भी अपने यदि पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ तक जा रहे हैं, अपने से आगे हैं, तो वहाँ संतुष्ट हूँ मैं। बाकी सब कहते हैं कि भी अपनी जॉब है या कोई भी है संतुष्ट नहीं होते, लेकिन मैं हर चीज़ में संतुष्ट हूँ। जो भी है ना अपने पास आज, संतुष्ट है अपन। सर आपने इस फील्ड में आपने जैसे बच्चों को काफी चीजें सिखाई है, आपने अपने सामने कितने बच्चों को सक्सेस पाते देखा है, आगे बढ़ते देखा है? आप उन बच्चों की कोई स्टोरी शेयर करना चाहेंगे? मेरे पढ़ाए हुए जी सर। अभी तक वो ही है कि क्योंकि मैंने 7 8 साल हुए हैं, जी। तो वो बच्चे अभी उस चीज़ में हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं। लेकिन वो है कि भी वो आज पेंटिंग है ना, पेंटिंग की वजह से यानी उनमें बहुत चेंज आया है। जो व्यवहार मैंने अपने आप में चेंज किया था, वो चीज़ें उनमें आज भी चेंज है। यानी जो मैं चाहता था ना, पेंटिंग तो है ही है, लेकिन मैं ये चाहता था इनमें जो व्यवहार है वो चेंज हो, तो वो चेंज है। वो पढ़ाई में भी अच्छे हुए पेंटिंग की वजह से। और जो मैंने चेंज किए थे, जो बच्चे ये थे पढ़ाई में वीक हैं, उनको पेंटिंग में लेके आना, वो पेंटिंग में थे। और ऐसे भी बच्चे हैं जो पेंटिंग में टॉप किए थे और वो पढ़ाई में भी टॉप किए हैं। क्या बात। अभी एक बच्चा है वो इसमें आईआईटी में भी सिलेक्ट हुआ है, अभी 2 3 दिन पहले मिला भी था वो। उसने कहा कि सर मैं इसमें हुआ हूँ और पेंटिंग वहाँ पे भी है, क्योंकि आर्किटेक्ट जो होता है ना और आईआईटी ये जो होते हैं इंजीनियर हाँ सर, जिसको बोलते हैं, बी आर तो को और उसमें बीटेक। पेंटिंग भी ही काम आती है। तो उसने कहा सर जो पेंटिंग मैंने सीखी थी आज वो मेरे काम आएगी। जैसे आप टीचर है एक आर्ट के, तो कभी आपका मन हुआ कि इस चीज को छोड़ने का? कभी आपने सोचा कि यार, कभी ना कभी आपने सोचा हो कि यार ये चीज छोड़ देनी चाहिए मुझे? नहीं, मेरा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। मैं तो ऐसे मतलब वो है ना, लड़ झगड़ के आगे बढ़ा हूँ। मैं तो घर वाले हैं वो छुड़वाना चाहते थे, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे को पता था कि भाई ये पेंटिंग छोड़ दी ना, उसके बाद अपने पास कुछ भी नहीं है, ये था। और आज पेंटिंग है ना तो है, नहीं तो ये मानो पेंटिंग को छोड़ दिया। हाँ, अब पेंटिंग में कम करने लग गए, लेकिन पेंटिंग एक मेरा जरिया है आगे बढ़ने का, मिलवाने का। आज अपन मिले हैं तो वो पेंटिंग की वजह से बिल्कुल मिले। सर, डेफिनेटली सर। जैसे आपने कहा कि सर जैसे आज तो आप एक टीचर बन चुके हैं, बाय द वे अगर पूछें कि एक बच्चे का पेंटिंग के अंदर क्या स्कोप बनेगा आगे जाकर के, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, क्या क्या चीजें उसको मिलेगी? हाँ, अपने क्या है शेखावटी में बहुत आर्टिस्ट हैं, प्लीज। मेरे से जुड़े हुए भी हैं। तो मैं उनको भी बताता हूँ कि 12th के बाद अपने 11th और 12th में सब्जेक्ट चलता है यहाँ पे, पेंटिंग चलता है, तो वो लेनी चाहिए जिसने वो ली है। तो अपने क्या थोड़ा सा इसलिए लेते हैं कि परसेंटेज अच्छे बन जाए। लेकिन जिसकी पेंटिंग में रुचि है तो वो क्या करेगा, इसमें डिग्री करे, या तो बीए कर ले, बीए के बाद एमए कर ले, जी सर। या फिर बीएफए करे, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। अच्छा। वो 4 ईयर का होता है, प्रोफेशनल डिग्री है, उसके बाद एमएफए होता है। उसके बाद क्या है, सबको लगता है इसमें कोई स्कोप नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ इसमें है। जितना हिंदी में है उतना ही इसमें है, मैथ में है उतना ही इसमें भी है, क्योंकि इसमें भी टीचिंग लाइन है। अपने स्कूलों में लेक्चरार की पोस्ट आती है, अभी भी आई हुई है। जी सर। नवोदय में है, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें भी आती है, और केवीएस में है उसमें भी है। उसके बाद
पेंटिंग में क्या है, अपन खुद पेंटिंग बना के और एग्जीबिशन में लगा सकते हैं। अब एग्जीबिशन में एक बार पेंटिंग बिकने लग गई तो उसको खुद को ही नहीं पता कि भी कौन सी पेंटिंग अपने कब कहाँ पहुंचा। सर आपने ये बात बताई, एग्जीबिशन की आपने बात बताई, तो आपने भी कभी एग्जीबिशन किया होगा अपनी पेंटिंग का। आपने आज तक अपनी हाईएस्ट कितनी प्राइस में अपनी पेंटिंग सेल की है सर? मैंने ज़्यादा नहीं लेकिन 5-6 एग्जीबिशन किए थे। जी सर। ठीक है। उस टाइम मेरी कोरोना के टाइम में A4 साइज़ की पेंटिंग थी, 30-30 हज़ार में पेंटिंग बिकी थी। जी सर। उसके बाद कोई एग्जीबिशन भी नहीं किया मैंने, लेकिन वो मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी जो बिकी, लेकिन वो मैंने डोनेट उसी गैलरी में कर दी थी। वो फर्स्ट पेंटिंग थी। लेकिन अब है कि भाई अब अपन वहाँ यूएई में गए हैं तो वहाँ के वर्ल्ड का एक एग्जीबिशन होता है। अच्छा अच्छा। तो अब मैं वहाँ पहुँच गए हूँ तो अब ये है कि वापस उस चीज़ को अपन स्टार्ट करें, क्योंकि वो ये पेंटिंग खुद कलाकार को नहीं पता कि भी कौन सी पेंटिंग कितने कीमत की बिकेगी, खुद को भी नहीं पता। अब मैंने ये पेंटिंग लगा दी, मैं सोचूं ये और नहीं अपने 1 लाख इसकी प्राइस लगाएंगे, ठीक है, लेकिन 2 कंपटीशन वहाँ आगे 2 लोगों को पसंद आ गई, जी सर। वहाँ तो बोली चलती है, फिर वो लाख से स्टार्ट होके करोड़ में भी जा सकती है, ये चीज़ है। सर इसका कोई क्राइटेरिया होता है कोई एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का, पेंटर्स लोगों को? होता है। पहले तो जैसे अभी मुंबई में अपने फेमस आर्ट गैलरी काला घोड़ा है, जहांगीर आर्ट गैलरी, वहाँ क्या नीता अंबानी जी है वो आते हैं ज़्यादा, वो वहाँ से पेंटिंग ले, तो वहाँ क्या है एक दिन के जो रेंट होती है अपने को वो पे करनी पड़ती है साइज़ के हिसाब से, कि भाई अपने इतनी साइज़ ली है तो इसका पर डे का 10,000 है या 20,000 है, ऐसे होता है पेंटिंग रखने के? रखने के। इतनी जगह मिलती है अपने को, उस साइज़ का होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, वहाँ अलग अलग, क्योंकि वो यदि अपने 20,000 की लगाई है तो ये भी है ना कि भाई आने की उम्मीद भी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ इतने बड़े बड़े लोग आते हैं, तो वहाँ जाके अपने को एक फॉर्म सबमिट करके अप्लाई करना होता है। सर किसी भी बच्चे में अगर अपन को क्रिएटिव स्किल देखनी हो तो उसमें कैसे पहचाने उसकी क्रिएटिव स्किल क्या हो सकती है, उसको कैसे बढ़ावा दे अपन? ये सवाल एक पेरेंट्स को उनका जवाब चाहिए सर। ये मतलब पेरेंट्स को अपन को ये चीज बतानी है कि कैसे एक बच्चे में क्रिएटिव स्किल ढूंढे और उसको बढ़ावा देना चाहिए। बच्चा स्कूल में जाता है, जी सर। उसको सभी सब्जेक्ट में वर्क मिलता है, हम्म। ठीक है। अब ये देखो कि भाई वो बच्चा उससे अलग यदि किसी में टाइम दे रहा है मोबाइल को छोड़ के, जी सर। है ना, जैसे गेम्स में दे रहा है तो गेम कौन सा गेम उसको पसंद है, बच्चा खुद जिद करेगा कि भाई मेरे को क्रिकेट में जाना है, मेरी स्कूल में क्रिकेट के कोच हैं तो मेरे को वहाँ फॉर्म भरो। या फिर पेंटिंग में वो रख दे दिया, कंप्लीट हो गया, उसके बाद यदि वो पेंटिंग में लगा है तो इसका मतलब उसकी उसमें इंटरेस्ट है। जी सर। यदि म्यूजिक सुनता है वो तो अलग है, लेकिन वो यदि लिखता है या गाता है तो उसमें है, तो पेरेंट्स ये देखे यदि ये चीज़ कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी इसमें रुचि है और ये जा सकता है। सर स्टूडेंट को आपने देखा है तो कभी आर्ट, अगर उसको इंटरेस्ट है आर्ट के अंदर, तो आपने कभी उस आर्ट के थ्रू बदलाव आते देखा है सर स्टूडेंट के अंदर? कंफर्म है, क्योंकि कला यदि किसी के अंदर आ गई ना तो एक तो सिंसियरिटी है ना वो अपने आप आ जाएगी, क्योंकि कला है वो पेशेंस है, यानी ये मानते हैं कि जो कलाकार हैं उनको गुस्सा नहीं आता। मेरा थोड़ा सा है कि कभी कभी आता है, लेकिन कला जब से आई है कम हुआ है, हकीकत है, क्योंकि ये भी एक मेडिटेशन है कला। तो थोड़ी सिंसियरिटी आ जाएगी, थोड़ा पेशेंस आएगा। और ऐसे बच्चे हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिए थे कि वे बच्चे हैं जिनमें कला है तो उनका दिमाग है ना वो विकसित होता है, क्योंकि किसी का आईक्यू लेवल अपन चेक करेंगे ना कभी भी देखना, तो आईक्यू लेवल कैसे होता है, पेंटिंग बना के, पेंटिंग से आईक्यू लेवल चेक होता है। और कैसे सर? कुछ भी ऐसे आकृति मैंने बना दी, जैसे स्टार होता है एक जो अपन हाथ बगैर उठाए बनाते हैं, हाँ। तो यानी जो इंसान उसको पकड़ गया तुरंत बना देगा, इसका मतलब वो आईक्यू उसका तेज है। तो पेंटिंग में बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो यदि इतना दिमाग पेंटिंग, ये बताओ एक इमेज कर मतलब इस सोच के जी सर। कोई चीज़ बनाता है, लिखना और बनाना बहुत ज़्यादा फर्क है, तो ये मानो कि उसका आईक्यू लेवल बहुत आगे है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो पेंटिंग बनाता है ना उसका आईक्यू लेवल आगे ही होगा। अब ये है कि भी घर वाले या जो भी है टीचर हैं वो तो अपना रुचि उसी में दिखाएगा पेंटिंग में,
धीरे धीरे उसको ये भी बताएं कि भी तू यदि ये चीज़ बनाता है, पेंटिंग, इतना दिमाग इसमें लगाता तो पढ़ाई भी कर लेगा। बच्चे में चेंज पूरा दिखेगा आपको। मैंने खुद मेरे 3 स्टूडेंट जो टॉप किए हैं, स्टेट में मेरिट आए हैं, जिनकी पेंटिंग बहुत शानदार है। क्या बात। तो बगैर यदि उसमें यदि दिमाग नहीं है तो वो पेंटिंग कैसे बनाएगा। और एक बार यदि कला कोई भी आ गई तो पेशेंस आ गया, उसमें सिंसियरिटी आ गई, अपने आप चेंज दिखेंगे अपने। यदि किसी में पहले गुस्सा आता है, वो पेंटिंग में आ गया। पेंटिंग पेशेंस क्यों है? क्योंकि पेंटिंग बनाई, 6 घंटे मैंने पेंटिंग बनाई, आपको मैंने पेंटिंग भेजी, ठीक है, आप कहोगे यार ये थोड़ी ठीक नहीं, मिल नहीं रही। जी सर। अब क्या करेगा उसको, कितना सोचो, कितना मतलब अंदर से वो भी होगा, और जो गुस्से वाला होगा वो तो फाड़ के फेंक देगा, लेकिन आर्टिस्ट ये नहीं करता, वापस उसको बनाएगा। और एक पेंटिंग को बना लिया वापस अपन बनाएंगे तो बहुत उसमें मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि वो दिमाग भी काम नहीं करता कि यार ये तो अभी बनाई थी, वापस कैसे बनाए इस चीज़ को अपन। आपने आज तक काफ़ी पेंटिंग बना चुके होंगे आप। मैं आपसे ये पूछना चाहता था कि आपकी आज तक की सबसे फेवरेट पेंटिंग, आपको सबसे अपनी खुद की पेंटिंग अच्छी कौन सी लगी है? देखो, एक आर्टिस्ट के लिए सभी पेंटिंग उसकी फेवरेट है। जी सर। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, हाँ। वैसे एक आर्टिस्ट है वो अपनी पेंटिंग से उतना ही लगाव रखता है। लेकिन उसमें भी क्या, एक पेंटिंग है जो मेरी नवोदय की पेंटिंग है, अच्छा। बनाई थी। वो 4 बाई 3 फीट की बड़ी पेंटिंग है, वो मैंने अपने रूम में लगा रखी है, माँ और बेटे की। अच्छा। उसमें अपने आप ही एक लगाव हो गया, ऐसे नहीं वो माँ बेटे की है, लेकिन उसको एक बार देखेंगे ना तो वो क्या, एकदम बैकग्राउंड उसका ग्रीन डार्क है, उसमें से लाइट यानी जो स्किन कलर यानी निकल के एक बहुत, यानी वो पेंटिंग मेरे को बहुत शानदार लगती है। सर, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस पेंटिंग? ये वैसे कॉपी वर्क है, जी सर। यानी कॉपी का समझ गए आप, हाँ। किसी दूसरे आर्टिस्ट की है, इटालियन आर्टिस्ट है, उनकी कॉपी वर्क है। जी सर। माँ और बेटे का प्रेम दिखाया गया है, उसको मैंने कॉपी किया। जैसे मोनालिसा है ना, हाँ। सेम वैसी पेंटिंग है वो। एक मोनालिसा के हाथ में बच्चा नहीं है, उसके उनके हाथ में बच्चा है। तो डार्क में से जो पेंटिंग है, बैकग्राउंड में से उठाई हुई बनाई हुई है। अच्छा। अभी जैसे आपने पेंटिंग बताई सर, एक माँ और बच्चे की पेंटिंग, तो जब आप ये पेंटिंग बना रहे थे आपके मन में क्या विचार थे सर? नहीं, उस टाइम कॉपी वर्क चल रहा था, कॉपी देख के बनाना था। तो मेरे जो टीचर हैं, लेकिन ये था कि भी हाँ, माँ और बच्चे की पेंटिंग है, और ये मेरे को मतलब मेरा जो फेवरेट है डार्क में से लाइट को उठाना, जी सर। वो चीज़ थी। तो उस टाइम मेरे जो टीचर हैं राजेश जी, वो साथ में थे। तो इस पेंटिंग में कम से कम मेरे जहाँ तक याद है 2 महीने तक काम किया था मैंने। 2 महीने तक? 2 महीने तक, शाम को 2-3 घंटे आता था, कुछ किया उसमें। यानी जो गेम्स टाइम होता था नवोदय में शाम को, जी सर। वो मैं यहाँ पेंटिंग में देता था। संडे का पूरा टाइम वहीं देता था मैं। सर, चाहे कोई सी भी फील्ड हो, आज हम भारत की बात करें तो हर चीज़ में कंपटीशन हो चुका है सर। और बच्चे जो हैं काफ़ी छोटी सी उम्र में स्ट्रेस और डिप्रेशन को झेल रहे हैं इस वक्त। जी, इसका रीज़न आप क्या मानते हैं और बच्चों को क्या सजेशन देना चाहेंगे, चाहे वो कोई सी भी उम्र का हो? उसमें आपने बता ही दिया कंपटीशन। जी सर। तो लोगों में कंपटीशन तो वैसे कंपटीशन है एग्ज़ाम में, लेकिन आपस में कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया। इसमें क्या है, पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने थोड़ी वही हो गए कि भाई पड़ोस वाले का लड़का है, वो गवर्नमेंट में चला गया, तो तेरे को भी जानना पड़ेगा। जानना पड़ेगा, जानना नहीं, जानना पड़ेगा, ये एक दबाव हो रहा है। कंपलसरी कर दिया सर। कंपलसरी कर दिया है। वो आईआईटी की गांव में, यानी गांव का बच्चा है, गांव में पढ़ा है 10th के बाद, लेकिन पड़ोस वाला यदि सीकर गया है, जयपुर गया, कोटा गया है, तो अपन भी भेजेंगे, भले ही अपने पास पैसे हो नहीं हो। अब पैसे नहीं है, बच्चे को भी पता अपने पास पैसे नहीं है। अब बच्चा क्या सोचेगा, यार नंबर नहीं आए तो क्या होगा, इतने पैसे लग गए, ठीक है। ऐसे बच्चे भी जो घर के भी सोचते हैं, तो वो फिर क्या करेगा, यदि नंबर नहीं आएगा तो क्या करेगा, वो जी सर। डिप्रेशन में आएगा कि यार मेरे जो मम्मी पापा हैं इतना कमाते हैं, मेरे को यहाँ भेजा है, ठीक है, और मेरे नंबर कम आए तो क्या होगा। यानी ये सब चीज़ें उस पर एक दबाव हो रखी है। कंपटीशन इस चीज़ का ज़्यादा है आपस में। अब ये बताओ, अपने यहाँ आईआईटी की कितनी भीड़ हो गई, तो ये इसमें भी नहीं, चलो सब में है, हमारे आर्ट में भी है, आर्ट में भी, लेकिन इतनी भीड़ नहीं है। तो थोड़ा सा एक अलग भी सोचना चाहिए। बच्चे पेरेंट्स हैं तो उनको भी मैं ये कहना चाहूँगा, बच्चों को डिप्रेशन में वो देना नहीं चाहते, लेकिन एक माहौल है वो ऐसे क्रिएट हो जाता है।
सराउंडिंग की वजह से सर। हाँ, अपनी जो सोसाइटी अभी इसी हिसाब से हो रही है कि भाई बस लेवल पे जाना है, अलग ही लेवल, बिल्कुल। डॉक्टर इंजीनियर ये बनना है सबको, गवर्नमेंट में जाना है, तो ये थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बच्चे की भी देखनी चाहिए, बच्चे का मतलब जो है वो उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, एक बार ये देखना चाहिए उनको भी। और बच्चे को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि ये माँ बाप की भी सुनो, वो अपना बुरा नहीं चाहते, वो बिल्कुल। भी भलाई चाहते हैं। वो ये सोचते हैं चलो ठीक है जल्दी जॉब लग जाए। तो बच्चे ये है पहले उनको करके दिखाओ, विश्वास दिलाओ कि हम इसमें करेंगे, हम्म, और पेरेंट्स भी इस चीज़ को समझे सुने। हो सकता है बच्चा आगे चला जाए, नहीं ऐसा भी हो सकता है कि कहीं का भी नहीं रहे। बिल्कुल सर। जी सर आपने दुबई जैसे इंटरनेशनल स्कूल में आपने टीचिंग का आपको एक्सपीरियंस है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे वहाँ पे आपने पढ़ाया है, आपको एक्सपीरियंस है काफ़ी चीज़ का, आप यहाँ के बच्चों को क्या बताना चाहेंगे कि क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे भी होनी चाहिए, वो चीज़ें जो आप वहाँ के बच्चों में देखते हैं? तो अब शायद आपने भी देखा होगा, वहाँ से आते ही तुरंत मैं उसी स्कूल में चला गया, अभी वहीं हूँ हाँ, जहाँ पहले था। बिल्कुल सर। तो वो चीज़ें जहाँ वहाँ मैंने जो चीज़ वहाँ सीखी वो यहाँ अपना रहे, यानी उन बच्चों को मैं ये कहता हूँ कि आप शर्माओ मत। अपने बच्चे थोड़ा सा क्या है शर्माते हैं, ठीक है, उनको स्टेज पे बुलाया हुँ, तो ऐसे थोड़ा सा बोल नहीं पाते, लेकिन वहाँ किसी भी बच्चे को आप उठा के खड़ा कर दो, आप कहो डांस करना है वो करेगा। तो ये क्यों है, या तो ये है कि चलो ठीक है वो भी एक अच्छी है, ये अपने बच्चे यहाँ थोड़ा सा क्या हर इंसान को इज्जत देते हैं, इज्जत वो भी देते हैं, लेकिन थोड़ा क्या वो फ्रेंडली है, हुँ। यहाँ के बच्चे नहीं है इतना। लेकिन ये मैं तो इनको कहता हूँ कि भी आप पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के अलावा कुछ चीज़ें सीखो। वहाँ के बच्चे क्या हैं, लगे रहते हैं कुछ अलग सीखने के लिए, बुक तो है ही है, उसके अलावा अलग सीखते हैं वो। सर जैसे कुछ बच्चे जिनको आर्ट में इंटरेस्ट है, आप उनके पेरेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करें, समझे अपने बच्चे को? जिनका मतलब पेंटिंग में रुचि है, जी सर। तो उनको क्या थोड़ा सा 11वीं 12वीं ठीक है कर ली उन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या है, अपने एक ये भी है कि लगभग पेरेंट्स पूछते हैं कि भाई हम सिखाएं कैसे इनको, जी सर। यहाँ कोई सिखाने वाला भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ आर्ट जितना यदि है रुचि तो उसको ये कहें कि भाई दिन में एक दो बनाए, जी सर। बनाएगा, 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट उनको दिलवाना है, उसके बाद आप उसको पेंटिंग से ही बीए एमए जो करवाना है करवाइए। ये भी एक हिस्ट्री है, ऐसा नहीं इसमें क्या है बच्चा पढ़ेगा, इतिहास ही है ये भी, इसमें भी इतिहास चलता है। तो ये बच्चा पढ़ लेगा तो उसको नॉलेज भी काफ़ी होगा, और इसमें जॉब का मैंने बता ही दिया, नवोदय और इनमें अप्लाई करने का। आपने जैसे बताया आपके इस फील्ड में सबसे फेमस आपके जो फेवरेट आर्टिस्ट है वो एमएफ हुसैन जी है। जी, सर पेंटिंग से रिलेटेड आप कोई फैक्ट्स बताना चाहते हैं कोई हिस्टोरिकल? स्टोरी देखो, मोनालिसा नाम सबने हाँ, सुना तो उससे होगा मेरा एक कि। सवाल था, जैसे मोनालिसा की जो पेंटिंग है वर्ल्ड की सबसे फेमस और सबसे लग्जरियस पेंटिंग है, जी जी, उसके पीछे का कोई फैक्ट बताना चाहते हैं सर, उसके पीछे का कोई ऐसा चीज जो किसी को नहीं पता हो? देखो इसका अभी कोई फाइनल ये नहीं, उसमें ये भी है कि भी इसको 10 साल लग गए थे बनाने में, जी इसकी सर। एक लंबी स्टोरी है। कोई कहता है ये दिन में एक बार हिलती है अपने आप, जी सर। तो अपने वाले तो ये मानेंगे कि भाई ये कोई भूत प्रेत है, मोनालिसा वो खुद आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है, वो कोई साइंटिफिक रीजन है। आज वो 50 करोड़ है ऐसा कुछ उसका तो म्यूजियम है, हाँ। और बुलेट प्रूफ कांच में वो पैक है, इतनी उसकी सिक्योरिटी है। उसकी कीमत अपने इंडियंस है ना, कितने हैं, सब एक एक करोड़ रुपए देना एक बंदा, तभी वो खरीद नहीं पाएंगे अपन। तो इसका है, कुछ तो ये कहते हैं साइंटिस्ट है वो कि भाई जो मोनालिसा है वो एक लेडी है, हम्म, कुछ ये कहते हैं जो आर्टिस्ट है ना उसका खुद का फेस है, कुछ ये कहते हैं कि भाई उसकी जो मतलब प्रेमिका थी उसका मतलब बनाया है। और उस पे किसी ने कहा है कि इसके साइड में जब दो पेंटिंग एक साथ में ऐड करेंगे तो एलियन भी दिखता है, यानी उस पे अलग अलग स्टोरी बनी हुई है। उसके पीछे एक पेंटिंग भी बताते हैं, उसकी जो स्माइल है, कोई कहते हैं स्माइल के लिए वो फेमस हुई थी, लेकिन एक साइंटिस्ट है उन्होंने कहा उनका एक दांत है वो टूटा हुआ था, उसको छुपाने के लिए वो आर्टिस्ट ने बनाया, तो वो एक इस हिसाब से बन गया। और उसमें जो टेक्निक यूज हुई थी सुफो मोटो नाम की टेक्निक थी, जी यानी सर। उसमें लाइन नहीं है पेंटिंग में कहीं पे भी, जैसे नाक अपन बनाएंगे, आंख बनाएंगे तो लाइन आएगी, लेकिन उसमें कहीं लाइन नहीं थी, यानी कितनी बारीकी से उसमें काम किया था। उस कलर की यानी जो मोटाई है वो 1 mm यानी एक बाल से भी कम है, तो उसने कितनी बार मतलब कलर किया होगा कि उसकी मतलब मोटाई इतनी आ गई थी वो। 10 साल वो नेपोलियन बोनापार्ट राजा थे,
जी सर। उन्होंने वो पेंटिंग ली थी और वो हमेशा पेंटिंग अपने साथ लेके जाते थे। अपने घोड़े पे कहीं पे भी जाते थे ना, वो साथ में लेके जाते थे। और ये पेंटिंग 10 बार इतने में यानी चोरी भी हो गई, वापस म्यूजियम में भी आ गई। ये चीज वो हमने भी सबका सुनी अलग सर अलग, कि वो इसलिए वो क्या है, थोड़ी फेमस हो गई पेंटिंग। उसमें हमने सुना था कि सर वहाँ की जो गवर्नमेंट है, एक्चुअली में जो म्यूजियम में पेंटिंग पड़ी शायद वो ओरिजिनल पेंटिंग नहीं है। नहीं, ओरिजिनल है। जिसका मैंने जिक्र किया है हाँ, बुलेट प्रूफ, वो ओरिजिनल है। ऐसा सुनने में आता है कि वो पेंटिंग ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल गवर्नमेंट ने अपने पास में रख रखी है, वो एक डमी है वहाँ पे। ये इटली की पेंटिंग है, वहाँ हम्म। के आर्टिस्ट ने बनाई थी और ओरिजिनल है ये पेंटिंग। सर दुबई के या फिर किसी और कंट्री के किसी भी आर्टिस्ट ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, ऐसा आर्टिस्ट कौन है? मैंने फर्स्ट में बताया था एम एफ हुसैन साहब है, जी सर। क्योंकि उनको थोड़ा कॉपी किया था मैंने। कि भाई उनके भी बचपन में माता जी की डेथ हो गई थी, मेरा भी सेम ही था, उसी टाइम मैंने पेंटिंग को स्टार्ट किया था। वो सेम उनका ही है कि भाई उनको मैं थोड़ा सा लेके चलता हूँ अभी भी। वो जैसे 12th हुई मुंबई गए थे, जी सर। जे स्कूल ऑफ आर्ट में, तो मैं भी वहाँ गया था। लेकिन मेरा वहाँ क्या, वो बीए पे वहाँ नहीं कर पाया क्योंकि कॉस्टली ज़्यादा था। उन्होंने वहाँ से बीएफए की थी। सर आपने जैसे कलाकार की बात बताई, आर्टिस्ट होते हैं किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे उनका स्वभाव हो सकता है, आप बता सकते हैं सर? देखो, आर्टिस्ट में तो ये कहूँगा सब एक समान ही होते हैं। जी सर। ठीक है, उसमें जैसे एक तो बताया था पेशेंस है उनमें, जी सर। खूब है, शांत स्वभाव के हैं। एक थोड़ा अपने मनमौजी टाइप में होते हैं। जी सर। ठीक है, जो काम करना अपने हिसाब से करेंगे, दूसरे का यानी पाबंद में रहने वाले नहीं हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो अपने आर्टिस्ट में देख सकते हैं। जी सर। जैसे कि आप किसी आर्टिस्ट के बारे में बताना चाहेंगे सर, कोई भी? अपने इंडिया में ही बताएं, अपने हाँ एम एफ हाँ। हुसैन साहब हैं। जी तो सर। उनका ये था कि स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल भी किया था। फिर यानी ये उनके लिए है जो यहाँ सोचते हैं कि पेंटिंग से क्या हो सकता है। तो पेंटिंग से देखो उन्होंने नाम भी खूब कमाया। ठीक है, उसके बाद ये फिल्मों में भी उन्होंने खूब काम किया था, फिल्मों में भी किया उन्होंने काम। और लग्जरी लाइफ खूब जी थी उन्होंने। और आज उनकी यानी वो यहाँ यानी उनकी डेथ होने के बाद भी उनकी पेंटिंग की आज भी बिक्री होती है, करोड़ों में होती है। तो पेंटिंग से अपन नाम भी कमा सकते हैं, खूब पैसे भी कमा सकते हैं। सर दुबई की और इंडिया की स्कूल एजुकेशन की बात करें तो आपने वहाँ पे डाइवर्सिटी देखा होगा, दोनों के अंदर बात करें तो किस प्रकार की डाइवर्सिटी आपको देखने को मिली है, आपकी नज़र में क्या चीज़ सही है सर? देखो, अपने भी एजुकेशन ठीक है, बेस्ट है अपना भी, वहाँ का भी बेस्ट है। लेकिन ये है कि वहाँ क्या गवर्नमेंट, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जी सर। वो जो नियम बना दिए ना वो फॉलो करती है। वहाँ का जो मिनिस्ट्री है वो पूरा उन पे मतलब नज़र रखती है कि इस स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पूरा वो आके भी देखते हैं वहाँ पे। अपने साइड थोड़ा ये चीज़ें कम हो रही है। और अपने ये है कि भी वहाँ थोड़ा एजुकेशन महंगा है और अपने यहाँ पे थोड़ा कम है। ठीक है, उसको देखते हुए। और उसमें ये है कि अपने जो एजुकेशन है, तो उसको थोड़ा सा क्या है, जो किताबी है ना उसको लेके चल रहे हैं अपन। लेकिन वहाँ जो किताबों में जो लिखा हुआ है उस पे नहीं है। टेक्निकल भी बहुत ज़्यादा उसको ले रहे हैं वो आगे। अभी अपने शायद एआई का ये थोड़ा यहाँ इतना नहीं हुआ, रोबोटिक का है स्टार्ट हुआ है, लेकिन वहाँ पहले से भी है। और बच्चों को क्या है, डिजिटल है ना, वो ज़्यादा लेके चल रहे हैं वो। टेक्निकल बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं उसमें। और सिस्टम का मैंने बताइए, सिस्टम पूरा गवर्नमेंट के हाथ में, वहाँ पूरा नज़र रखते हैं वो। सर डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी होते हैं, चलो डेवलपमेंट तो मानते हैं, पर हाल ही का एक किस्सा आपने सुना होगा कि एक झालावाड़ की एक स्कूल की छत गिरी है सर। तब सर अपन देखते हैं कि अपनी गवर्नमेंट स्कूल की ये हालत है। और एक्चुअली में उसके बाद में तो काफी वीडियोज आ चुकी है सर सोशल मीडिया पे, अपन ये चीज प्रूफ है सर, काफी वीडियोज आ चुकी है। लोग अपने अपने स्कूल का दिखा रहे हैं कि हमारे स्कूल में कंडीशन हो चुकी है, हमारी गिरने वाली है, हमें भी बचा लो। इस चीज के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखो, गवर्नमेंट यदि नहीं कर रही है हम्म। तो वो तो अपन क्या कह सकते। लेकिन प्राइवेट कुछ कहते हैं, ये प्राइवेटों ने ये कर दिया वो कर दिया। अरे प्राइवेट ने जो भी कर दिया वो पढ़ा तो रहे हैं। अब पैसे तो सब जगह लगेंगे, यदि जो बंदा प्राइवेट स्कूल खोल के चला रहा है तो इसमें तो कहीं नुकसान तो नहीं हो रहा मेरे को जहाँ लग रहा है। कोई किसी को ये भी नहीं कहता कि भी आप हमारे स्कूल में डालो। हम्म। यदि ये बताओ, प्राइवेट में बच्चे क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट में क्यों नहीं जाते? सर पढ़ाई नहीं होती बिल्कुल। इसीलिए। इसीलिए वही है कि भी अपने गवर्नमेंट स्कूल में है वहाँ इतना नहीं हो रहा है, इसलिए प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। प्राइवेट स्कूलों में सब अपना बेस्ट देना चाहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, गवर्नमेंट यदि इतना पैसा लगा रही है तो गवर्नमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए।
सर अभी आपने जैसे अफोर्डेबिलिटी की बात करी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कॉस्ट और अफोर्डेबिलिटी की अगर बात करें तो वहाँ की प्राइवेट स्कूल में और यहाँ की प्राइवेट स्कूल में क्या अंतर रहेगा, कितना अगर कोई बच्चा जाना चाहे सर पढ़ने के लिए? अब ये अपने जैसे बड़ी स्कूलें हैं, जी सर। जो भी है ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं मानूंगा मैं, लेकिन एक मिडिल क्लास का बच्चा वहाँ जाके नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो जैसे बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं अपने जैसे दिल्ली मुंबई में है, वो वहाँ पढ़ सकते हैं। ज़्यादा नहीं, 2-3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मानो आप। सर गवर्नमेंट की भी कोई स्कीम अगर आती है इसमें? वहाँ हाँ, यहाँ से या वहाँ? यहाँ से वहाँ के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में हो सकता है, स्कूलों में ऐसा नहीं है। वहाँ जाके अपने को जैसे जिनके माता पिता वहाँ काम करते हैं, जॉब में हैं, वो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। लेकिन वहाँ पे भी एडमिशन बहुत सोच समझ के लेते हैं वो। पूरा बच्चा है उसका पीछे का पूरा मतलब बायोडाटा वो चेक करेंगे। जो भी मार्कशीट है वहाँ की गवर्नमेंट अटेस्टेड करेगी, उसके बाद ही एडमिशन होता है। और किसी यहाँ वो ये है कि अब आप ये भी सोचते हैं वहाँ के बच्चों को अपन पीट भी नहीं सकते, डांट भी नहीं सकते, तो वो बच्चे रुकते कैसे हैं? तो उनके लिए भी नियम होते हैं। किसी बच्चे ने ज़्यादा शैतानी की कुछ की तो वहाँ रेड लाइन एक बार लग गई तो फिर वहाँ एडमिशन नहीं मिलता कहीं। इस यानी वहाँ के जो नियम है ना, वो बहुत अच्छे हैं और वो अपनाते हैं। नियम अपने भी अच्छे हैं लेकिन अपन अपनाते कम है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की बात करें, और जैसे दुबई में अपना होलिस्टिक डेवलपमेंट है एकदम, दुबई एकदम डेवलप्ड कंट्री है सर, तो आप क्या सोचते हैं कि एजुकेशन के अंदर वो डेवलपमेंट तो यहाँ पे भी होनी चाहिए जो दुबई के अंदर स्कूलों में है? नहीं है, अपने भी यहाँ है। जी सर। कुछ स्कूलों में है, कुछ में नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि अपने ही लोग नहीं चाहते। अपने क्या चाहते हैं कि वे डेली इनको पढ़ाई पढ़ाई करवाएं। जी सर। कुछ स्कूल हैं जिनमें सैटरडे को एक्टिविटी रखी जाती है, लेकिन वहाँ तो क्या है, वहाँ के पेरेंट्स भी ये चीज़ चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ाई के अलावा भी ये चीज़ें करे। अब वहाँ है क्या? वहाँ टीचिंग का आप देखना, 4 दिन पढ़ाना होता है, 3 दिन छुट्टी है। सोचो अब आप, अच्छा, वो वहाँ पे बच्चे 4 दिन पढ़ते का? हैं ना। बिल्कुल सर। अब वहाँ टीचिंग का इतना फ़ायदा है कि भी टीचर को भी 4 दिन वहाँ जाना है और 3 दिन रेस्ट है, फिर भी वो बच्चे पढ़ते हैं। तो ये है कि ज़्यादा दबाव नहीं देना, तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा प्रेशर मतलब इतना दबाव नहीं देते वो। अच्छा, खुला ये छोड़, चीज सर सभी बच्चों के लिए फिर आर्ट ऑफ स्कूल के लिए बस? नहीं सभी के लिए है। वहाँ स्कूल चलती ही 4 दिन है, 3 दिन छुट्टी है वहाँ। ये तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया सर। है ही। और अपन तो यहाँ सैटरडे संडे मतलब संडे को भी लगाएंगे। संडे को भी इतना काम दे देते हैं कि बच्चों को कि वो उनसे होता नहीं पूरा संडे अब तक हो भी। सकता है कि भी सब लोग अपना ज्ञान बांटेंगे, अभी कोई सुनेगा तो वो कहेगा ऐसा थोड़ी ये थोड़ी है। तो आप एक बार देखना, 4 दिन है और 3 दिन छुट्टी है, फिर भी वो बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे भी मेरिट में आते हैं, 99% है, वो भी लेके आते हैं 10th में। सीबीएसई का वहाँ पे भी है सेम, यहाँ सीबीएसई है तो वहाँ पे भी सीबीएसई है। सर जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं, मैंने सुना है कि पेंटर जो होते हैं काफी अनोखे टाइप के भी होते हैं, थोड़ा सा बोले तो सन की टाइप के। हाँ हाँ। तो आप अगर किसी ऐसे आर्टिस्ट के बारे में आपने सुना हो आज तक, आप बताना चाहेंगे? हाँ, ऐसे तो खूब सुना है कि स्टार्टिंग जब मैंने भी स्टार्ट किया तो अभी भी मेरे को कोई कहते हैं, जैसे मैं ऐसे निकल जाता हूँ ठीक है, तो कहते हैं आर्टिस्ट की अलग ही दुनिया होती है, थोड़े संकी टाइप के हैं। संकी ऐसे नहीं चलते कि कोई मार दिया, वो नहीं, अपनी दुनिया में वो है। तो अपने विंसेंट गोग हैं अपने आर्टिस्ट, फेमस रहे हैं। उनका एक किस्सा था, मैंने पढ़ा भी था और सुना भी था। वो क्या है, थोड़ा सा दिखने में ठीक नहीं थे। अच्छा। तो वो क्या है, जब भी कोई क्लाइंट आता, अपना एग्जीबिशन होता था, तो वो खुद नहीं जाते थे कि भाई मैं जाऊंगा, मेरे को देख के कहीं मेरी पेंटिंग को रिजेक्ट नहीं मिल जाए, इसलिए। लेकिन एक क्लाइंट थे लेडीज, उन्होंने जिद की कि नहीं मुझे मिलना है। तो उनके बताया कि भी कारण ये है, इसलिए नहीं वो नहीं मिलते। अच्छा। तो उस लेडीज ने सोचा क्यों नहीं अपन इनकी तारीफ करेंगे, ताकि इनका जो मतलब शर्माने का है या कोई भी कारण है वो दूर हो जाए। उन्होंने वो सोचा। जैसे गोग साहब आए, जो सर हैं वो आए, आते ही उन्होंने तुरंत ये कहा, सर आपके कान बहुत सुंदर हैं। तो उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा, तुरंत अपना एक कान है काट के उनके हाथ में दे दिया। अब इससे बड़ा बताओ अब और क्या हो सकता है? सर ये कान काटने का पीछे का क्या रीजन हो सकता क्योंकि उनका ये था कि भाई मुझे आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि भाई आप सुंदर हो। अब मेरा यदि एक अंग भी आपको सुंदर लगा है तो इस मतलब उपलक्ष्य में मैं आपको ये गिफ्ट कर रहा हूँ कान, आपने मेरी तारीफ की इसलिए। तो अब ये बताओ कि भाई इतना कोई नहीं कर सकता। है? बिल्कुल सर। चलिए सर, इस पॉडकास्ट के वैसे हम लास्ट में आ चुके हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका फ्यूचर का गोल्स क्या रहेंगे, आगे आपके क्या ड्रीम्स रहेंगे बच्चों को लेकर के, अपने खुद को लेकर के? आप जैसे आपने बताया कि मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो ड्रीम्स के बारे में सर कुछ बता दीजिए, फ्यूचर गोल्स के बारे में। फ्यूचर का देखो, मेरा आप मैंने पहले भी बताया, कोई फिक्स नहीं होता। जी सर।
ठीक है, मेरा कोई ऐसे कोई टारगेट नहीं अब अपन ये करेंगे, लेकिन ये है इस साल जो किया ना हाँ इससे कुछ बढ़िया करेंगे। जी। लेकिन जो पहले अपन ये करते हैं कि भाई मैं ये करूँगा, वो चीज़ नहीं होती। तो मेरा ये है करना हमेशा, यानी इस साल जो किया है उससे बेस्ट ही करना है। और बच्चों के लिए ये है कि मेरी एक इच्छा है कि भाई मैं एक बढ़िया, यानी अभी भी कुछ बच्चे मेरा मतलब कुछ लगाते हैं कि आइडियल टीचर हैं जो भी, यानी बिल्कुल। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है, उसको मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ कि भाई मेरे बच्चे, यानी इतने बच्चे मैं मतलब एक कलेक्ट करूँ कि वो एक एक भीड़ सी हो जाए, यानी वो मुझे ये समझे कि वास्तव में टीचर हो तो ऐसे हो। सर आने वाले 5 साल के अंदर आप अपने अंदर क्या-क्या चेंजेस लाने चाहेंगे कि किस टाइप से आप बच्चों को डील करेंगे और किस टाइप से आप अपने आप को किस मुकाम पे लेके जाना चाहेंगे? मेरा ये है कि भाई अपने जैसे पता लगेगा कि भाई अपने को ये चीज़ें कहीं देखेंगे, जैसे अभी मैं यूएई में गया, जी सर। वहाँ कुछ चीज़ें सीखने को मिली तो खुद वो चीज़ें मैं चेंज करूँगा। जैसे एक तो पेशेंस वाला मैंने बताया, एक बच्चों को पढ़ाने का ही नहीं, एक तो अपन थोड़ा डांट के पढ़ाते हैं, एक थोड़ा सा और उनको प्रेम से, हुँ, ठीक है, यानी इस टाइप की चीज़ें वो चेंज करनी है अपने को। हुँ। और दूसरा मेरे अंदर है जो जो मिस्टेक मुझे मिलेगी, जैसे आज आपसे मिला, आपसे भी मैं पूछ लूँगा जी कि सर। भैया मेरे में क्या कमी है, कुछ चीज़ें कमी रहेंगी वो सुधारेंगे। बिल्कुल सर। जैसे पहले गुस्सा था वो थोड़ा आता था, हुँ। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें हुई कि इसको कम करना है तो कम किया, वो चीज़ें हैं उसको थोड़ा कम करेंगे। लेकिन एक ही है, चाहे कितना भी अपन आगे चले जाएं, सिंपल रहना है अपने को, उसमें मैं कोई चेंज नहीं करूँगा जहाँ तक रहेगा। एक होता है कि धीरे धीरे वो चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं, लेवल पे कोई भी लेवल पे जाते हैं तो उसके इन्वायरमेंट के अनुसार रहना पड़ता है। फिर भी अपन थोड़ा सा अपनी ज़मीन से जुड़ के रहना है, जी सर। ये चीज़ें हमेशा सेम रहेंगी। सर आगे जैसे-जैसे वक़्त जाएगा, आप अपने फ्यूचर के अंदर किस प्रकार नई-नई अपॉर्च्युनिटी का सामना करेंगे, नई-नई अपॉर्च्युनिटी का फेस करेंगे? और कैसे आप अपने बच्चों को इस नए सफ़र के अंदर गाइड करेंगे? जो चीज़ें मुझे सीखने को मिलेगी वो डायरेक्ट ये नहीं, अपने एक तो ये होता है कि भाई अपन लेवल भी देखें, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि बच्चों को जो चीज़ें अपन ने अभी देखी है की है, वो चीज़ें अपन अभी अपने बच्चों को भी अपन शेयर करें। तो जो चीज़ें सीखूंगा वो अपने बच्चों को बतानी है, जो मैंने स्ट्रगल किया है या कर रहा हूँ वो चीज़ें भी उनको बताएं, ताकि वो अभी से इस चीज़ को सीखें। और आगे जो समस्या आएगी उसका अपन पहले बता नहीं सकते कि भी क्या आएगी, लेकिन ये है कोई भी समस्या आए अपन उनका सामना करेंगे। सर लास्ट अपन पॉडकास्ट के एकदम एंड में आ चुके हैं। अगर आप बच्चों को कुछ मैसेज देना चाहते हैं या फिर आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं या फिर आपके जो बच्चे हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मेरा मैसेज ये है, चाहे कितनी भी समस्या आए लाइफ में, उनका डट के सामना करना है। एक चीज़ को पकड़ लिया आपने तो उसको बीच में नहीं छोड़ना है, उसको कंटिन्यू रखना है जब तक ये आपको नहीं लगे कि भी ये अपन ने ये हासिल कर लिया है। पेरेंट्स के लिए भी ये है कि भी आप मोटिवेट करें, बच्चों को मोटिवेट करें, उनका साथ दें, और बच्चे भी ये है कि भी अपने पेरेंट्स की जो उम्मीद है उन पे मतलब पूरा करें आप। तो लीजिए सर, आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। आपसे बात करके हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा सर। उम्मीद है शायद आपको भी हमें बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, क्यों नहीं लगेगा हमें अच्छा, आपने बुलाया है, इतना मतलब टाइम दिया है तो बहुत अच्छा लगा हमें भी। चलिए आपसे भी अलविदा लेते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। लीजिए धन्यवाद।